जय हिंद दोस्तों। बिहार स्पेशल की क्लास में आज हम लोग मूल रूप से जो है महर्षि पाणिनि के बारे में जानेंगे और आर्यभट्ट महान के बारे में जानेंगे। एक्चुअली बिहार स्पेशल में जो है अगर आप डीपली देखोगे तो इन सब से जोड़ करके चाहे पाणिनि हो चाहे आर्यभट्ट हो तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, क्योंकि प्रश्न आपको एक या दो ही यहाँ से बनेंगे। बट एक प्रश्न बने या दो प्रश्न बने, हमें तो स्कोर करना है, तो हमें तो एक एक नंबर का मीन्स जुगाड़ करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा, क्या कहेंगे उसको, संग्रहण करना होगा। तो हर नंबर मायने रखता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर पॉइंट, हर टॉपिक, हर उस व्यक्ति को जानना हमारे लिए ज़रूरी है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो चूँकि एक या दो प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से बनती है, तो इसलिए हम लोग महर्षि पाणिनि को भी जानेंगे और आपका आर्यभट्ट को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जानेंगे पाणिनि के बारे में। महर्षि पाणिनि तो ऐसे तो इनका जन्म जो है यानी बहुत सारे इतिहासकारों में इनके जन्म से संबंधित जो तथ्य है उसमें मतभेद है। किन्हीं का कहना है इनका बिहार में जन्म हुआ, किन्हीं का कहना है कि इनका जन्म पाकिस्तान यानी जो पंजाब प्रांत है जो अभी पाकिस्तान में है वहाँ हुआ। तो चलिए, आप पाकिस्तान प्रांत में जन्म हुआ हो चाहे बिहार में है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे भारत के स्तर पर पूछे चाहे बिहार के स्तर पर पूछे, तो जानना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग इनको जानेंगे। तो दोस्तों इनको जो है संस्कृत के आदि पुरुष के रूप में जानते हैं। तो अगर प्रश्न आएगा इनसे किस तरह का कि आदि पुरुष किसे कहते हैं संस्कृत के, तो संस्कृत के आदि पुरुष के रूप में किसे जानते हैं हम लोग, तो महर्षि पाणिनि को जानते हैं। दोस्तों इनके बारे में एक कहावत है, यानी कि कहा जाता है कि ये बचपन में बहुत पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे। तो ये जब भी स्कूल जाते थे तो अपना कोई भी होमवर्क जो है ये कंप्लीट नहीं करके जाते थे। तो वहाँ क्या होता था कि पहले तो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, तो इनको क्या कर यानी ये रोज़ जो है पिटते थे अपने गुरुजी से। तो एक दिन फिर से होमवर्क इनको दिया गया और जनरली जैसे ये करते थे कि कभी होमवर्क करके आते नहीं थे, तो ये होमवर्क करके गए नहीं। तो जब गुरुजी सजा दे रहे थे तो चूँकि इनको पता था कि अब हम होमवर्क तो किए नहीं तो हम तो पिटेंगे, तो ये अपनी हथेली को आगे कर देते हैं। तो गुरुजी जब उनकी हथेली पर मारने जाते हैं तो उनका ध्यान जो है उनकी हथेली पर पड़ता है। तो वो अपनी जो छड़ी होती है उसको वहाँ साइड में रख देते हैं और उसकी हथेली को देखते हैं, फिर उसके सर पर हाथ फिरते हैं। तो फिर उनको कहते हैं, यानी उस बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में तो शिक्षा की लकीर ही नहीं है, तो फिर हम तुम्हें रोज़ क्यों पीटते हैं। जब भगवान ने तुम्हारे हाथ में शिक्षा की लकीर दी ही नहीं है तो तुम्हें मारना पीटना व्यर्थ है मेरा। तुम पढ़ लिख नहीं सकते हो, तुम्हें मतलब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात उसको बहुत बुरी लगी। वो बच्चा गया यानी घर गया, उसने क्या किया, मतलब पहले तो उस बच्चे ने गुरुजी से पूछा कि आपको कैसे पता यानी कि मेरे हथेली में शिक्षा की लकीर नहीं है। तो गुरुजी ने कुछ लकीर टाइप की हथेली में दिखाई कि ये लकीर तुम्हारी हाथों में नहीं है। वो बच्चा गया, नुकीली पत्थर लिया और अपनी हथेली में जिस अनुसार गुरुजी ने उनको कहा कि शिक्षा की लकीर ऐसी होती है, हाथ के एग्जैक्ट इस स्पेस में होती है, इस प्लेस में होती है, तो वो उसी स्थान पर जो है जो नुकीली पत्थर होती है उससे वो लकीर खींच लाता है। और जब उसकी हथेली लहूलुहान हो जाती है तो फिर वापस गुरुजी के पास आते हैं। तो गुरुजी जब उसको देखते हैं तो उसके हथेली में खून रहता है, तो वो पूछते हैं इसका कारण। तो वो बालक बोलता है कि आपने कहा था गुरुजी मेरे हाथों में शिक्षा की लकीर नहीं है, तो लो मैंने शिक्षा की लकीर अपने हाथों में बना ली। अब मैं रोज़ पढ़ूँगा और मन लगा के पढ़ूँगा। तो ये जो बालक है दोस्तों इतनी मेहनत करता है, इतनी लगन के साथ जो है पढ़ाई करता है उसके बाद, उस घटना के बाद, कि ये आगे चल के महान व्याकरणविद बनते हैं, जिसने अष्टाध्यायी की रचना की और जिसका लोहा जो है सिर्फ बिहार या भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है आज के इस टाइम तक जो है मानता है। तो इसीलिए किसी भी यानी किसी चीज़ का कोई सीमा रेखा नहीं होता दोस्तों। आप कभी भी कहीं से भी आप अच्छी चीज़ों की शुरुआत कर सकते। ये ना एज का लिमिटेशन होता है ना और किसी चीज़ का लिमिटेशन रखिए। एक्सक्यूज़ को तो सामने आने ही मत दीजिए। करना है मीन्स करना है, और जब आपका इच्छा शक्ति जगा, जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हमको करना चाहिए, इस टाइम करना चाहिए, तो आप बिल्कुल कीजिए। क्योंकि कहावत भी है, जहाँ से जागे
जागे वहीं सवेरा। तो इसलिए करने वाले के लिए कहावत भी है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जब आप चाह लोगे कोई चीज़ तो कभी भी आप कहीं पर भी कर सकते हो, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग पाणिनि के बारे में जान रहे थे। तो इनको आदि पुरुष कहा जाता है संस्कृत का दोस्तों। और इनके पुस्तक जो है, इन्होंने पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। तो ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई। तो अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो ये आपका पाणिनि के द्वारा किया गया और ये कालजयी रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कालजयी रचना मानी जाती है अष्टाध्यायी पाणिनि की। इसमें दोस्तों 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर। तो अगर पूछा जाएगा कितने चैप्टर है अष्टाध्यायी में, तो 8 अध्याय है। अगर पन्नों की बात करें दोस्तों तो 39 पन्ने हैं, 39 पेजेस, 39 पेजेस है और 4000 सूत्र है, 4000 सूत्र है। तो इतना डीपली पूछे जाने की संभावना तो नहीं बनती है, बट अभी एग्ज़ाम यानी एग्जामिनर का मूड कुछ भी हो सकता है, उससे अगर डीप में जाना होगा तो इस तरह से भी प्रश्न बना करके आपको पूछ सकता है। तो एक बेसिक नॉलेज के तहत जो है इतनी बातें हम लोगों को महर्षि पाणिनि से संबंधित जाननी होगी। और ये थे दोस्तों यानी जो है शिव के ये शिष्य थे। और भारतीय समाज के बारे में इन्होंने लिखा है, भूगोल के बारे में लिखा है, राजनीतिक जो परिवेश था उस समय का उसके बारे में लिखा है। और की दोस्तों अगर अनुवाद की हम लोग बात करें तो इसका अनुवाद किया है वरदराज ने। अष्टाध्यायी, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों कि अष्टाध्यायी के अनुवाद, हिंदी अनुवाद, क्योंकि ये तो संस्कृत रचना है तो इसके हिंदी अनुवाद की रचना किसने की? वरदराज। तो वरदराज के द्वारा जो है इसकी हिंदी रचना यानी हिंदी जो रूपांतरण कहिए या अनुवाद कहिए या किया गया। और वरदराज की एक और रचना है दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी ये इनकी ही रचना है वरदराज की, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो आपका महर्षि पाणिनि के बारे में हमने जो प्रश्न बन सकता था दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जाना। अब हम लोग इसके आगे आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट जो है दोस्तों, आर्यभट्ट के द्वारा यानी इनके कार्य जो है अनंत है, इनके कार्य, इनके गुण, इनके योगदान बहुत सारे हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग इनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले तो आर्यभट्ट के बारे में ये जान लीजिए दोस्तों कि इनका जन्म जो है 476 ईस्वी में आपका पटना में आपका हुआ था इनका जन्म, यानी 476 ईस्वी में पटना में आर्यभट्ट का जन्म माना जाता है दोस्तों। और इन्होंने इनकी खोज, इनके आविष्कार अनंत है, बहुत सारे हैं। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो इनकी खोज, इनके आविष्कारों को जानते हैं। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है आपका शून्य का आविष्कार है, शून्य का आविष्कार। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है दोस्तों, फीवर था इसलिए हम कल क्लास भी नहीं ले पाए। तो शून्य का आविष्कार हो जाएगा। उसके बाद दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली की खोज भी इन्होंने ही की। बीज गणित के जो प्रारंभिक सूत्र हुए, बीज गणित के प्रारंभिक सूत्र की रचना भी इनके ही द्वारा की गई है। इसके अलावा दोस्तों जो है इन्होंने ही सर्वप्रथम ये कहा
कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी इसके पहले एक अंधविश्वास था कि जो है सूर्य जो है पृथ्वी के आगे घूमती है, तो इन्होंने ही सर्वप्रथम यह कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, ना कि सूर्य जो है पृथ्वी के ओर यानी चारों ओर घूमती है। और इन्होंने ही सर्वप्रथम चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण होता है उसका रीज़न एग्जैक्ट बताया। यानी चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये सारा रीज़न, ये सारा कहानी किनके द्वारा बताया गया सर्वप्रथम, तो आपको आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया। इसके पहले मतलब एक वहम या अंधविश्वास कहिए कि एक धारणा फैली हुई थी कि कोई राक्षस है जो सूर्य भगवान यानी सूर्य और चंद्रमा को जो है निगल जाते हैं, तो फलस्वरूप जो है सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। तो ये वहम या अंधविश्वास का ये इनके पहले फैला हुआ था, तो इन्होंने ही सर्वप्रथम आपको बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है। तो सबसे पहले जो है इनके ही द्वारा यह बताया गया। इसके अलावा दोस्तों मैथ में इन्होंने पाई का मान और मान का भी निर्धारण इनके द्वारा ही किया गया। तो गणितज्ञ, एक महान गणितज्ञ इनको कह सकते हैं, यानी गणितज्ञ, ये गणितज्ञ भी थे और खगोलविद, तो ये एक खगोलविद भी थे, ये एक महान गणितज्ञ भी थे। आप समझिए कि शून्य के आविष्कारक ये थे, तो इनके पहले जो है अंकों का इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा होगा। दशमलव प्रणाली के आविष्कारक ये थे, तो इनके पहले मैथ्स का क्या रोल रहा होगा, किस प्रकार से लोग सॉल्व करते होंगे। बीजगणित तो चलिए एक बाद की चीज़ है, लेकिन शून्य और दशमलव प्रणाली जो इन्होंने दिया, तो इनके पहले किस तरह से कार्य हो रहे होंगे। और अगर ये नहीं होता, ये आविष्कार नहीं किया जाता, जिसका अभी पूरी सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका लाभ उठाया जाता है, तो किस प्रकार से जो है फिर इसका यानी इस आविष्कार के बाद किस प्रकार से जो हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या इस दिशा में होती, तो बहुत मुश्किल होता। ये कल्पना करने वाली चीज़ है दोस्तों। तो एक महान हस्ती, एक महान गणितज्ञ, एक महान खगोलविद कहिए, जो कहाँ जन्मे, तो हमारे भारत की धरती पर, और भारत में विशेष करके बिहार की धरती पर। तो इसलिए कहा जाता है कि बिहार की जो धरती है बहुत गौरवान्वित करने वाली है। तो हम लोग आज आर्यभट्ट के बारे में जाने, आज पाणिनि यानी महर्षि पाणिनि के बारे में जाने। कल की क्लास में जो हम लोग फिर किसी अन्य जो बिहार की महान हस्ती है उनके बारे में जानेंगे। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।